Assalamualaikum everyone, this is Sana Khan. I am Chief Inspiration Officer at Hospital और पॉडकास्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि पॉडकास्ट का मकसद रन ऑफ द मिल और बहुत ऑर्डिनरी बातें करना नहीं है, बल्कि आम रूटीन से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के ऐसे चेहरों को, ऐसी शख्सियात को, ऐसे एक्सपीरियंसेस को आपके सामने लाना है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जहाँ पे सक्सेस, एक्सेलेंस और इंडस्ट्री लीडर्स की बात करते हैं, उसका मतलब ये है कि वो ज़िंदगी की किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रख सकते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप से हो सकते हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो सकते हैं। आज हम हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म पे नेटसोल स्टूडियोज़ के पॉडकास्ट से एक ऐसी शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं जो अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम भी रखते हैं। पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक। He happens to be a dermatologist. He's a senior aesthetic physician, and also on a personal trait side, मैंने जो एक कीवर्ड ऐड किया है, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ अपने गेस्ट के बारे में, he is a very good conversationalist. I think इनको लोगों के सवाल बगैर सवाल किए पढ़ना और उनका जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से आता है. So we welcome you, Dr. Farrukh. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. Great. अच्छा, सबसे पहला सवाल, डर्माटोलॉजी की फील्ड में पाकिस्तान में एकदम से बहुत ज़्यादा हम बूम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे एस्थेटिक सर्विसेज की बात आ रही है। 10,000 नए नाम हम रोज़ मार्केट में आते हुए सुन रहे हैं। डर्माटोलॉजी की फील्ड में कैसे आने का शौक़ पैदा हुआ? बाय एक्सीडेंट था या चूज़ करके आए? Well, I didn't aspire to be a dermatologist to begin with. In fact, I was being a medical student, I was pretty confused as to what I wanted to do. In fact, I wanted to become a surgeon to begin with. Right. But later on, it happened as when I went for my post-graduation to UK. So I saw, I did develop, in fact, you have to study internal medicine quite a lot to basically pass their exams to get a license in the UK. तो जब मैंने मेडिसिन को ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा तो then I became more interested in internal medicine. So I first became medical specialist over there. So I passed the exam of membership of Royal College of Physicians. And then after that, for a period of time, I basically worked in a field called endocrinology, which basically deals with diabetes and the diseases of glands. And then around 2007, my father actually got ill. Now, diabetes and endocrinology and internal medicine are acute fields. You see a lot of sick patients, and you know, they become sick. A lot of them die. You see critical patients. My father was sick for a period of time, and that was a very stressful period for me. तो उस वक्त ये हुआ कि eventually he died. उसके बाद I became very stressful, in fact. So whenever I used to see sick patients, I used to get the flashbacks. Trigger point. हाँ जी, तो वो flashbacks की वजह से I just couldn't really concentrate on my work properly. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी फील्ड करूं कि जिसमें लाइफ एंड डेथ का ज़्यादा मामला ना हो, which should involve a bit of creativity and which should be academically interesting. And that's how I basically interested in dermatology afterwards. So I became a medical specialist first, and then I further specialized in dermatology afterwards. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये दो कीवर्ड्स ऐसे इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स हैं जो हम डॉक्टर से बहुत ज़्यादा नहीं सुनते। सो पहली बात आपने बहुत खूबसूरत कही कि क्रिएटिव साइड भी होनी चाहिए। मेडिकल प्रोफेशनलिज्म में ख़ास तौर पे ये वर्ड सुन के मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुई हूँ। एकेडमिकली भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जहाँ पे एस्थेटिक्स में, डर्माटोलॉजी में बहुत ज़्यादा बूम हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें भी मार्केट में आ रही हैं, एंड फॉर अ ले मैन लाइक मी और फॉर अ नॉर्मल कंज्यूमर विद अ नॉर्मल एवरेज बैकग्राउंड ऑफ एनी फील्ड, जिसका मेडिकल के बारे में कोई नो हाउ नहीं है सब्सटेंशियली, उसको पता नहीं चलता या उसके लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा राइट ट्रीटमेंट है उसके लिए। और इसको लेके बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ उस पर रोशनी डालें कि ये मैल प्रैक्टिसेस आपके एक्सपीरियंस में कौन सी हैं और हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं उनको? मेरे ख्याल में जी मोस्टली तो मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली अ कंट्री वेयर 90% of health services are being delivered by quacks. 90%.
I think so, because if you basically consider the major cities, if you exclude them, in fact कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद वगैरह हैं, इनमें आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे, बट स्टिल दे आर क्वैक्स even in these areas, even in areas like DHA in Lahore, I can point out them. ठीक है, तो इधर और इस फील्ड में तो काफ़ी लोग हैं वैसे भी। तो जिस कंट्री में सारी फील्ड्स में वो क्वैकरी इतनी ज़्यादा है, उधर जाहिर है कि ये किस तरह स्पेयर हो सकती है। तो उसमें what the consumer can do, what the patient can do, or the client can do, I think first you need to verify the doctor's qualification, whether he or she is a properly qualified doctor or dermatologist. Uske baad don't just go on the clinic's websites, Facebook pages, because people over glorify and exaggerate the usefulness of any procedure. Right. For example, as I previously mentioned, hydrofacial, कि वो कहेंगे कि जी ये wrinkles भी ठीक कर देगा, ये आपकी pigmentation भी ठीक कर देगा, ये जो है वो सारी abnormalities को ख़त्म कर देगा, which is not the case. It's basically a procedure just for cleansing, removing dead skin, blackhead, and it's quite useful for acne prone skin. So this is just one example, right. And there obviously it is true for most of the procedures in dermatology and aesthetics. तो वो आपको जो करने वाला काम है वो ये है कि first make sure that the doctor that you're going, well, go to a dermatologist or at least a doctor, right, and then have a proper consultation, tell them your problems, and then let him or her to decide which treatment is best for yourself. Right. हाँ ठीक है, बिल्कुल। अभी हम instead of just going on the websites, on going on the clinics pages, yeah, just searching Google. Well, Google has a lot of informations which are correct. I think जो आपके mostly clinics की websites होती हैं या pages होते हैं, उसमें exaggerate करते हैं वो usefulness of any procedure or treatments. Tell the procedure, right? जी। हाँ सही। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इज़ अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि व्हेन आई विजिटेड हिम फॉर अ प्रोसीजर दैट आई वांटेड टू गेट डन, तो इन्होंने पहले बहुत डिटेल्ड सेशन दिया मुझे कंसल्टेशन का, और उसमें ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में थे कि प्रोज एंड कॉन्स को लेके कि क्या ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह। एंड ही वाज क्वाइट पेशेंट एंड ही वाज आल्सो एडिंग हिज ओन इनसाइट इनटू इट, व्हिच अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स डोंट डू। एंड आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट डर्माटोलॉजी या एस्थेटिक्स के लोग, बल्कि जनरली मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ कि वो इतना टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाते फॉर वन रीज़न और दी अदर, एंड obviously for the right reasons most of the times. So इन्होंने बहुत तसल्ली से बताया, and I would really like our platform and podcast to be used to inform you guys as well कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आप स्किन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एस्थेटिक प्रोफेशनल्स जो हैं उनके डिज़ास्टर्स आ रहे हैं बहुत सामने, फेस ख़राब कर दिया किसी का फॉर लाइफ, इवन फॉर सिंपल प्रोसीजर्स लाइक लेज़र, हेयर रिमूवल के लिए चले गए और वो पूरी बर्न हो गई स्किन, और वो साल डेढ़ साल वो चलता रहा सिलसिला। सो वो ऑब्वियसली क्वाइट ट्रोमेटिक भी है, वो आपके लिए ब्लॉकेड या हिंड्रेंस भी बन सकता है बहुत तरीक़ों से, एस्थेटिकली भी वो बहुत डिसप्लीजिंग है। तो इसी से बचने के लिए येस यू हैव अ पॉइंट कि पहले कंसल्टेशन लें प्रॉपर, और उसके जो भी उसके क्रेडेंशियल्स हैं डॉक्टर के वो चेक करें, और उसके बाद खुद अपनी एक इन्फॉर्म डिसीजन मेक करें आफ्टर ऑल द कॉन्वर्सेशन एंड एटसेट्रा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने मेंशन की कि माशाल्लाह से यू ट्रैवल अ लॉट बिकॉज यू आर रेंडरिंग योर सर्विस इन यूके एज वेल। जब आप दो जगहों पे, एक तो टाइम मैनेज करना, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, पहला सवाल ये है, और इसी का एक सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि इसमें लर्निंग का प्रोसेस ऑब्वियसली जारी है, वो रुका नहीं है। हाउ डू यू मैनेज दैट, हाउ डू यू सी दैट? Well, I mean, as I told you that I previously worked on regular basis in the UK, and I trained over there, worked as dermatologist in Trafford Hospital and Manchester Royal Infirmary in the UK, as well as Queen's Hospital in North East London. Right.
So basically when I was coming to Pakistan, तो मेरे उधर जो colleagues और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन थे, they generally short in dermatologist उधर, तो वो कह रहे थे कि जी आप जो हैं वो ना जाएं, तो मैंने कहा नहीं जी, जाना तो मुझे मेरी मजबूरी है इस वक्त. तो उन्होंने ये कहा कि जी अच्छा आप जितना भी दे सकेंगे, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स स्पेशली हु आर ट्रेन्ड ओवर देयर एंड हु आर प्रैक्टिस देयर, कि वो उधर आ जाएं और इवन पार्ट टाइम ही काम कर दें. तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब जो है वो अपनी जारी रखी. सो आई वाज बेसिकली गोइंग एवरी सेकेंड मंथ फॉर 15 days 20 days, तो वो क्लिनिक्स वगैरह मेरे उधर मैनेज कर देते थे. तो इस वजह से बिकॉज दे मेड इट ईजियर फॉर मी, सो आई केप्ट ऑन गोइंग एंड आई लाइक द कंट्री एनीवे. तो वो इस वजह से बस वो कुछ चलता रहा. और आई जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हियर एज वेल. पहले तो मैं वैसे घर में करता था अपने, जस्ट जब इधर होता था. आई वाज हियर बिकॉज माय मदर वाज एल्डरली. तो अब भी रेगुलरली तो मैंने खैर पिछले साल से स्टार्ट किया. तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ये है कि फॉर्चुनेटली आई डोंट डू एनी जॉब हियर, तो मेरे लिए 2 क्लिनिक करना इतना मुश्किल नहीं है. एंड ऑब्वियसली देन आई कैन गिव टाइम टू माय फैमिली एज वेल, जो कि लकीली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है. तो फिर तो I have 2 daughters and a son, and वो बस थोड़ा सा ही उनको बाहर लेके घूम लें तो वो इतने में खुश हो जाते हैं. तो मुझे कुछ ज़्यादा उसमें एफर्ट करनी नहीं पड़ती. तो so that's easy for me. And learning का ये है कि when I'm in the UK there's a lot of learning, उधर courses versus seminars वगैरह चल रहे होते हैं. And I go to USA quite frequently as well when I'm over there. तो कभी हफ्ते के लिए चले गए, कोई ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस अगर बुकड है या कोर्स कोई नया बुकड है for which I need to practice or need to learn a new technique, तो उसके लिए फिर मैं चला जाता हूँ. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो कोई नई चीज़ें इतनी they don't really happen, तो वो उसके लिए फिर मैं UK जब जाता हूँ तो so that also helps me to basically keep my learning process going. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, ये आखिरी सवाल भी मेरा यही था कि आपका माशाल्लाह से क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में. ऑल्दो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि पाकिस्तान शायद रिसर्च की और साइंस की फील्ड में 1-2 सदियां तो कम से कम पीछे है ही. यहाँ पे लर्निंग का एटीट्यूड मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से ख़ास तौर पे और वहाँ बाहर के मुल्कों में कितना डिफरेंस देखते हैं? नो कंपैरिजन एट ऑल. देयर इज नो कंपैरिजन. देखें इधर जनरली पीपल गो अप द हायरार्की ऑफ स्टेप लैडर फॉर देयर फॉर प्रोग्रेशन ऑफ द करियर. जिस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट इधर टीचिंग हॉस्पिटल वगैरह में मिलती है. तो दिस इज जनरली ऑन सीनियरिटी बेसिस के 5 साल का जी आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अब आप प्रमोट हो जाएंगे एसोसिएट, उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाएंगे. Becoming a professor in the UK or USA means you must have had piles of research papers. You have to be a hugely enthusiastic academic person, and you must have published a lot of papers and have supervised or done a lot of research work. So and then obviously those are the countries where they fund you as well. ठीक है, फंडिंग अवेलेबल होती है, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. इधर अनफॉर्चुनेटली वो फंडिंग रिसोर्सेज भी नहीं है और शायद हमारा वो कल्चर भी इतना नहीं है. तो इस तरह से माइंडसेट भी नहीं है जी. अगर रिसर्च या पेपर्स का या कुछ इस तरह का काम आता भी है तो हम जनरली पुराने वाली कोई थोड़ा सा नया तड़का लगा के पेश कर देते हैं. इधर तो बड़ा कुछ होता है जी, वो आई थिंक आई बेटर लीव दैट अलोन. क्या कुछ होता है. इमेजिनेशन आई एम सेइंग इट बिकॉज़ आई आल्सो कम फ्रॉम द सेम सिस्टम जहां पे ऑल्दो आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, लेकिन जहां पे रिसर्च की बात आ रही है खास तौर पे बहुत अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि वो प्लेजरिज्म कि सॉफ्टवेयर को धोखा देने के लिए या अपने आप को धोखा देने के लिए वो करें, अदरवाइज हम रिसर्च में कोई इतनी खास प्रोग्रेस मेक नहीं कर रहे. डॉक्टर साहब से और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक तो फॉलोअप सेशन ज़रूरी है, दूसरा
सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को, ताकि आपके अंदर सुनने का भी हौसला पैदा हो सके कि रियलिटीज़ हैं क्या सोसाइटी में। जब हम उनको एड्रेस करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे, तभी हम उनको बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपके आने का, आपने इतना वक्त दिया। Thank you very much for inviting me. It was very good and it was a pleasure to meet you and come here. Likewise. अच्छा जी, सो आपने इस अच्छे से पॉडकास्ट सेशन में क्या सीखा, अपनी की लर्निंग्स को, टेक अवेज को कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। डॉक्टर फ़ारूक को जाके फेसबुक पे, गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन पर्सनली वाउच फॉर हिम दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आउट देयर इन लाहौर एटलीस्ट। बाकी शहरों का तो ऑब्वियसली मैं नहीं कह सकती। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।